नमस्कार साथियों। एक बार फिर आपके सामने अपने विचार लेकर आया हूँ। नहीं पता मेरे विचार आपको पसंद आएंगे या नहीं, लेकिन विचार मुझे अधिकार है अपने विचार शेयर करने का। 1 अगस्त 2024 को आरक्षण में वर्गीकरण के विषय पर जो माननीय उच्चतम न्यायालय की 7 जजों की बेंच ने जो निर्णय दिया, उसके बाद से ही देश में आरक्षित वर्ग के लोगों के बीच में एक अजीब सी तनातनी, एक अजीब सा मतभेद देखने को मिल रहा है, जिसमें कुछ लोग माननीय उच्चतम न्यायालय की प्रशंसा कर रहे हैं। इस निर्णय के पक्ष में दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर एकत्र होकर माननीय उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय की प्रशंसा कर रहे हैं। तो दूसरी ओर 21 अगस्त 2024 को इसी आरक्षित वर्ग के कुछ संगठनों ने, या ये कहूँ कि कुछ आरक्षण का अब तक लाभ लेने वाली कुछ जातियों के लोगों ने 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का आह्वान किया था, जिसमें मैंने दिल्ली में देखा। दिल्ली में तो भारत बंद का 0.1% भी कोई असर नहीं था। और भी जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि आज आरक्षित वर्ग का के लोगों का एक ये कहूँ कि विरोधाभासी दूरियां बनती जा रही हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो अमूमन आरक्षित वर्ग के लोगों में दो ही मुख्यतः ऐसी जातियां हैं जिनको हाशिए पर रखा जाता रहा है। चूड़ा एवं चमार, यानी वाल्मीकि जाति, जो सफाई के पेशे से जुड़े होने के कारण चूड़ा भंगी और भी अलग अलग राज्यों में अनेकों नामों से पुकारा जाता है, और चर्म का यानी चमड़े का के पेशे से जुड़ी जाटव या चमार जाति। यहाँ विशेष तौर पर बात यह है कि इस निर्णय का जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1 अगस्त 2024 को दिया गया निर्णय है, उसमें उसका वाल्मीकि जाति के लगभग मैं ये कहूँ कि 99% लोग समर्थन कर रहे हैं। अब उनके समर्थन करने की वजह ये है कि वाकई में आरक्षित वर्ग के लोगों में वाल्मीकि जाति एक सबसे नीचे स्थान पर आती है। इस वाल्मीकि जाति से खुद उन्हीं के भाई, खुद आरक्षित वर्ग या जो खुद दलित हैं, खुद जो शूद्र हैं, वो भी कहीं ना कहीं दूरी बनाते रहे हैं। उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, व्यापार रोजगार का क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में वाल्मीकि समाज का हाथ पकड़कर उन्हें आगे नहीं लाया गया है। तथा और भी ऐसे अन्य कारणों से वाल्मीकि जाति समाज के सबसे निचले पायदान पर नजर आती है। ऐसे विचारों को मद्देनजर रखते हुए वाल्मीकि समाज ने 20 अगस्त 2024 को ऐतिहासिक जंतर मंतर पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के समर्थन में एकजुटता दिखाई, तथा दूसरी ओर 21 अगस्त 2024 को जिन जातियों ने
बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान तथा संविधान के आधार पर चलने वाली न्यायपालिका में भी उच्चतम न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरोध में 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का ऐलान किया। उसके बाद जितना उनका था उन्होंने किया भी। अब जब हम आरक्षण या बाबा साहब की थोड़ा सा पृष्ठभूमि को अगर हम देखने का प्रयास करते हैं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई YouTube वीडियो से या लेखों से 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का समर्थन करने वाले लोग वाल्मीकि समाज को हाशिए पर रख रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। YouTube पर मैंने भी कुछ वीडियोस देखी जिनमें कुछ लोग तो हमारे वो हैं जो अति बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, एडवोकेट साथी, मैं नाम नहीं लूँगा। उन्होंने तो ना सिर्फ वर्तमान में वाल्मीकि जातियों को अपितु वाल्मीकियों के पूर्वजों को भी हाशिए पर रखते हुए ऐसे कटाक्ष किए और ऐसे आरोप लगाए कि वाल्मीकि समाज कभी भी संविधान की रक्षा के लिए, आरक्षण की रक्षा के लिए, दलितों के अधिकारों के लिए कभी आंदोलन नहीं करता, सड़कों पर नहीं आता और वाल्मीकियों के पूर्वज भी कभी संघर्ष या आंदोलन में शामिल नहीं हुए। तो पिछले समय जब आरक्षण पर एक गंभीर निर्णय आए थे, 2 अप्रैल को जब आंदोलन हुआ था, न सिर्फ दिल्ली अपितु पूरे देश में हुआ था, वो सफल कैसे हो गया था और 21 अगस्त 2024 का भारत बंद विफल क्यों हो गया? कोई भी लंबी लड़ाई, कोई भी गंभीर विषयों पर चर्चा हम लोग आपस में बैठ के कर सकते हैं, ना कि एक दूसरे पर कटाक्ष करके। मैं निवेदन करूंगा ऐसे लोगों से कि वो बजाय सोशल मीडिया पर अपना ज्ञान बखारने के वो व्यक्तिगत तौर पर बात करें। यदि आप हमसे सहमत होंगे तो ठीक है, और यदि हम आपसे सहमत होंगे तो भी ठीक है, और नहीं होंगे तो भी ठीक है। 21 अगस्त 2024 को जिन लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया, उसमें मुख्यतः एक ही जाति वर्ग के लोग थे जो अपने आप को बहुत शिक्षित मानते हैं और ये कहते हैं कि हमने बाबा साहब की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, आरक्षण के लिए, दलितों के उद्धार के लिए हमने आंदोलन किए हैं। तो मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि देख लूँ। 18 मार्च 1956 को रामलीला मैदान में बाबा साहब ने असंख्य लोगों की भीड़ के सामने ये कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। 18 मार्च 1956 को संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर असंख्य लोगों की भीड़ के सामने ये कड़वा सत्य कहने को मजबूर हो गए थे कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। वो पढ़े लिखे थे कौन? कई बार आप लोगों के भी मन में ये विचार आता होगा, मेरे भी मन में ये विचार आता रहा है कि आखिर वो पढ़े लिखे लोग हैं कौन। तो हुआ यूँ, वर्ष 1953 में काका केलकर समिति जब बाबा साहब से मिली तो काका केलकर साहब ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब से बोला, अम्बेडकर साहब, आप तो अति पिछड़ों और दलितों की, शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, आप ही बताइए कि इस वर्ग का उद्धार कैसे हो सकता है। तो बाबा साहब ने ये कहा कि इन वर्गों में, इन वर्ग के लोगों को आप शिक्षित कर दीजिए तो शायद इनके ऊपर अत्याचार होना बंद हो जाएगा। काका केलकर साहब नहीं समझ पाए। उन्होंने बाबा साहब से आग्रह किया कि अपने इस कथन को थोड़ा विस्तार से समझाइए। तब बाबा साहब ने कहा कि जिस समाज में 10 डॉक्टर
20 वकील और 30 इंजीनियर जब पैदा हो जाएंगे तो ऐसे समाज का कोई शोषण नहीं कर सकता। लेकिन काका केलकर समिति के समक्ष जो बाबा साहब ने अपने ये विचार वर्ष 1953 में रखे थे, उसके मात्र 3 वर्ष बाद 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में बाबा साहब आखिर ये कहने पर क्यों मजबूर हो गए कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और मुख्य बात यह है कि वो पढ़े लिखे थे कौन। बाबा साहब इन विचारों को लेकर अकेले में रोते थे। बाबा साहब को रुलाने वाले लोग कौन थे? किनके आचरण के कारण, किनकी धोखेबाजी के कारण बाबा साहब अपने जीवन के अंतिम वर्षों में रोया करते थे? उन्हें रुलाया किसने था? बाबा साहब ने स्पष्ट कहा था 18 मार्च 1956 को, मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और माफ़ करना, उस समय वाल्मीकि समाज इतना शिक्षित और इतना विकसित नहीं था। तो स्पष्ट है कि वाल्मीकि समाज ने बाबा साहब को नहीं रुलाया। जब बाबा साहब के नज़दीकी नानक चंद रत्तू जी ने बाबा साहब से पूछा कि आखिर आप इतना बेचैन क्यों रहते हो, क्योंकि बाबा साहब को इन बातों को जब वो याद करते थे, रातों को उन्हें नींद नहीं आती थी, उनकी पूरी रात करवट लेते लेते बीत जाती थी। उनके नज़दीकी नानक चंद रत्तू जी ने जब ये पूछा कि बाबा साहब आप इतना बेचैन क्यों रहते हो, आप इतना परेशान क्यों रहते हो, तब बाबा साहब ने उन्हें बताया कि नानक चंद, ये जो दिल्ली आप देख रहे हो, इस अकेली दिल्ली में कम से कम 10,000 ऐसे लोग हैं जो आज संपन्न हो चुके हैं, अधिकारी बन चुके हैं, सरकारी नौकरियों में भी हैं, लेकिन ये लोग मेरे मिशन को आगे ले जाने के बजाय उल्टा उसको धकेल रहे हैं। नानक चंद, मैंने ये सोचा था कि जितना शिक्षित मैं हो गया हूँ, इतने शिक्षित अगर मेरे ये लोग हो गए हैं और थोड़ा बहुत संपन्न भी हो गए हैं, तो शायद ये लोग मेरी इस मुहिम को, मेरे इस कारवां को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये लोग अपने ही बीवी बच्चों में मस्त हैं, अपना ही कनस्तर भरने के लिए, अपने ही रोज़गार कमाने के लिए ही बस ये लोग बाहर निकलते हैं, अन्यथा इन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। साथियों, बाबा साहब ये कहते थे नानक चंद जी से कि जब मैं, आज के समय में ये लोग अपने बीवी बच्चों में मस्त हैं, व्यस्त हैं, कई बार जब मैं इनके पास जाता हूँ तो मुझे बोलते हैं सॉरी, अभी समय नहीं है, थोड़ा समय अपने बीवी बच्चों, अपने परिवार को भी देना पड़ता है। या फिर ये लोग अपनी नौकरी, अपना पद, अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने अधिकारियों की चापलूसी में लग जाते हैं, या फिर अपने पद से हटाए जाने के डर से या अपना ट्रांसफ़र हो जाने के डर से ये लोग राजनीतिक या सामाजिक आंदोलन में सहयोग करने के नाम पर डरते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें राजनीतिक खुजली है। वे लोग अपने अपने जातिगत संगठन बनाकर अपने लोगों पर रोब झाड़ते हैं तथा संगठन का मालिक बने रहने में ही व्यस्त हैं। कुछ लोग इतने आत्म केंद्रित हो चुके हैं जिन्हें ये लगता है या ये बात उनके मन में घर कर गई है कि हमारे समाज का कुछ हो ही नहीं सकता। वो इतने डर चुके हैं अंदर, हालांकि शिक्षित और विकसित हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें शोषित होने की आदत पड़ चुकी है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग अनेकों बाबाओं के चक्कर में पड़ चुके हैं, जो बाबा कहते हैं उन्हीं बातों को मानते हैं तथा खुद भी गुमराह होते हैं और अपने समाज को भी गुमराह करने में लगे हुए हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग, कुछ, मैं सभी की बात नहीं कहूँगा, जो लोग कुछ ऐसे स्वर्णों के
ज़्यादा नज़दीकी हैं या ज़्यादा उनके संपर्क में हैं, जिनका मकसद ही सिर्फ और सिर्फ जातिगत भेदभाव या ये कहें कि दलित वर्ग और आरक्षण पर प्रहार करना है, वो उन लोगों के संपर्क में हैं। और वो लोग तो अपने आप को बाबा साहब से भी ज़्यादा समझदार मानने लगे और बाबा साहब का ही विरोध करने लगे हैं। साथियों, बाबा साहब के देहांत के लगभग 68 साल बाद आज हिंदुस्तान में लाखों या ये कहूँ कि असंख्य लोग शिक्षित हैं, विकसित हैं, उनके पास रोजगार है, कईयों के पास तो ताकत भी है, चाहे वो राजनीतिक ताकत हो, आर्थिक ताकत हो, प्रशासनिक ताकत हो, वो ताकत भी है। लेकिन बाबा साहब के 68 साल बाद भी बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं हुआ है, बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हुआ है। और वो हुआ इसी वर्ग में, चाहे लाखों वकील हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, जज भी हैं, आईएएस भी हैं, टीचर्स भी हैं, रजिस्टर्ड ऑफिसर्स भी हैं, और भी न जाने कितने विभिन्न पदों पर आज दलित वर्ग के लोग हैं। लेकिन फिर भी बाबा साहब का सपना अधूरा है। मैं विशेष तौर पर अपने चमार यानी जाटव, उन जाटव भाइयों से कहना चाहूँगा जो सोशल मीडिया के माध्यम से जहर घोलने का काम कर रहे हैं और अपने आप को, अगर वो ये कहते हैं कि आंदोलन हम ही करते हैं, प्रदर्शन हम ही करते हैं, संविधान की रक्षा हम ही कर रहे हैं, आरक्षण की रक्षा हम ही करते हैं, दलितों की लड़ाई हम ही लड़ते हैं, शायद बाबा साहब ने आप ही लोगों के लिए कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। क्योंकि वाल्मीकि समाज इतना शिक्षित और इतना विकसित नहीं था कि 18 मार्च 1956 को बाबा साहब को ये कहना पड़े कि मुझे मेरे समाज के लोगों ने धोखा दिया। अपने आप में टटोलिए, अपने आप को खंगा लिए। अगर आज आप लोगों ने आरक्षण के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर अपने आप को शिक्षित और विकसित कर लिया है, तो आपका ये नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि अपने से निचले पायदान पर वाल्मीकि समाज, जो संख्या में बहुत है भारतवर्ष में, उसका भी हाथ पकड़ें, उसको भी आगे लेकर आएँ। जबकि आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोग सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज को टारगेट बना रहे हैं। आप ये कहते हैं कि आंदोलन आप ही करते हो, प्रदर्शन आप ही करते हो, आरक्षण की लड़ाई आप लड़ते हो, संविधान को बचाने की आप लड़ाई लड़ते हो। कहीं ऐसा तो नहीं आप सिर्फ मलाई खाने की लड़ाई लड़ते हो? क्योंकि 1956 में, 18 मार्च 1956 में बाबा साहब ने ये कहा था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अगर आज भी बाबा साहब होते तो शायद आप लोगों के लिए यही शब्द बोलते कि मुझे मेरा पढ़ा लिखा समाज आज भी धोखा दे रहा है। अपनी भाषा शैली को, अपनी कार्यशैली को बदलिए, परिवर्तन लाइए और आपस में लड़ाने के बजाय एक दूसरे का सहयोग कीजिए, एक दूसरे का साथ रहिए और मिलकर संविधान को बचाने की, आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़िए। लेकिन आप लोगों के पेट भर चुके हैं, जिसका आपके जिस साथी का, आपके परिवार के जिस भाइयों का पेट नहीं भरा, उनको अपनी इच्छा से निवाला खिलाइए ताकि उनका भी पेट भरे, वो भी विकसित हो जाएं। और शायद बाबा साहब कहते हैं, अगर बाबा साहब कहीं देख रहे हो या उनकी आत्मा हो, तो ये कहे कि अब मेरे समाज का शिक्षित, विकसित और पढ़ा लिखा समाज मुझे धोखा नहीं दे रहा। और मैं आपको ये वादा करता हूँ, वाल्मीकि समाज ना कभी धोखेबाज था, ना धोखेबाज है, ना कभी धोखेबाज होगा। धन्यवाद। मैं आप सभी का साथी एडवोकेट सुरेश कुमार। यदि पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।